नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ हूं। दोस्तों आज हम एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्ट टाइप करने वाले हैं और इसमें हम मॉडल नंबर सेकंड करेंगे, यानी कि मॉडल पेपर सेकंड। फर्स्ट मॉडल पेपर कल हमने लाइव किया था जिसमें हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से, इंटरनेट की समस्या की वजह से लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मैं दोबारा से, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, 20 दिन में हम 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसी क्रम में मैं आज आपको 50 क्वेश्चन रिकॉर्ड करके दे रहा हूं। आप इन क्वेश्चन को देखिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ आपको ये 50 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन इन 50 क्वेश्चन के साथ में हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, बहुत सारे अलग तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे ओवरऑल आपका टोटल एग्रीकल्चर का रिवीजन 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है। तो दोस्तों पूरा क्लास को देखिएगा, एंड तक देखिएगा और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है, मिर्च में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सैपोनिन, ऑप्शन नंबर बी क्यूमिन, ऑप्शन नंबर सी है ओलियोरेसिन और ऑप्शन नंबर डी है धुरी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम सैपोनिन की बात करें बेटा, तो ये सैपोनिन जो है वो पाया जाता है चीकू में। कहाँ में पाया जाता है? चीकू में। देखो मैंने वही कहा, एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और आप ये याद रखना, ये जो कलर वाला, ये रसायन वाला, जो केमिकल वाला पोर्शन है, इससे एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, सैपोनिन कहाँ पाया जाता है? चीकू में पाया जाता है। अगर हम क्यूमिन की बात करें बेटा, किसकी बात करें? क्यूमिन, तो क्यूमिन बेटा पाया जाता है सौंफ में। किसे पाया जाता है? सौंफ में। अब बात कर लेते हैं धुरीन की। धुरीन को बेटा कहा जाता है HCN। क्या कहा जाता है? HCN। और अब HCN अगर आपको पता चल गया तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि HCN कहाँ पाया जाता है? HCN पाया जाता है ज्वार में, और वो भी कौन सी ज्वार में? कम ग्रोथ वाली ज्वार में। अब पूछा क्या गया था आपको, मिर्च में क्या पाया जाता है भैया? तो मिर्च में पाया जाता है ओलियोरेसिन। और किसके लिए पाया जाता है बेटा? ये रेड कलर के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर। भाई समझ गए? रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओलियोरेसिन। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉबेरी किसकी किस्म है? अब नाम क्या दिया है? स्ट्रॉबेरी। पूछा गया किसकी किस्म है? ऑप्शन नंबर ए है भाई स्ट्रॉबेरी की है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया आम की है, सी दिया अंगूर की है, और डी दिया गया आपके सामने अनार की। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, जो स्ट्रॉबेरी है आप जल्दी से देख के लगा दोगे स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी की किस्म है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है वो आम की एक किस्म है, आम की एक वैरायटी का नाम है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी फल का नहीं कहा गया। स्ट्रॉबेरी किसकी किस्म है? तो स्ट्रॉबेरी किसकी किस्म है? आम की किस्म है। ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, आम की किस्म बेलाई कोलमन किस्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो भाई इसको याद रखना, ये जो बेलाई कोलमन किस्म है आम की, इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 80। कितनी होती है भाई? 80। सिंपल सा याद रखना इसको। नेक्स्ट चलते हैं, फालसा का कुल होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समझ के चलना। फालसा का कुल कौन सा होता है? और क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा नहीं है, क्वेश्चन नंबर है 4। फालसा का कुल क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। पहला है रोजेसी, दूसरा रूटेसी है, तीसरा है क्लियेसी, और चौथा आपके सामने दिया गया है मोरेसी। तो देखो भाई, पहले नंबर से चलते हैं। रोजेसी की बात अगर हम करें तो रोजेसी जो फैमिली होती है बेटा फ्लावर की होती है। बहुत सारे फ्लावर आते हैं जिसमें फूल वाले आते हैं। कौन से आते हैं बेटा? फूल वाले आते हैं रोजेसी में। अगर रूटेसी की बात करें बेटा तो रूटेसी में आता है नींबू वर्गीय। कौन से आते हैं? नींबू वर्गीय हो गया भाई, नींबू वर्गीय। अब चलते हैं टिलियेसी में। तो टिलियेसी जो फैमिली है
वो होती है फालसा की। किसकी होती है भाई? फालसा की। तो सही ऑप्शन मिल गया हमारा। किसकी फैमिली होती है? फालसा की। या फालसा की फैमिली क्या होती है? टिलियसी होती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फलों में मुख्यतः किस विटामिन की कमी होती है? आपको बताना है कि फलों में कौन से विटामिन की कमी होती है। विटामिन ए की, विटामिन डी की, विटामिन सी की, या विटामिन डी की? देखो भाई बताओ जल्दी से। देखो विटामिन ए की तो होती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स जो है वो विटामिन ए के मेजर सोर्स होते हैं। आम हो गया, गाजर हो गई, पपीता हो गया। भाई अगर गाजर को आप फल लेके ना चलो तो पपीता और आम को तो ले ही सकते हो। तो गाजर और आम विटामिन ए के हो गए। विटामिन सी के बेटा बहुत सारे हैं, आपको पता है। बारबेडा चेरी हो गई, आंवला हो गया, अमरूद हो गया। इसके बाद जितने भी सिट्रस फैमिली होते हैं वो सभी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन बी भी बेटा बहुत सारे फलों में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखना, विटामिन डी एक ऐसा है जो ज्यादातर फलों में नहीं पाया जाता। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी ज्यादातर फलों में होती है। आप लोग लाइव क्लास नहीं ले पाए आज, तो आप लाइव मान के ही चलना। जब तक मैं क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहा हूं तब तक आप इसका आंसर दे सकते हो और अपने आप में आप समझ सकते हो। भाई लाइव का मतलब या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सको, आप अपना खुद का एनालाइज कर सको कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आपको कितने परसेंट क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको ऐसे ही मान के चले कि आपका सेल्फ एनालिसिस है। क्वेश्चन है बेटा भिंडी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना बेटा, भिंडी में जो गुणसूत्र नंबर होते हैं वो 72 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 72 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे हम। चलो आगे भाई, चला गया क्यों रुका हुआ है? क्यों बुरा मान गया? क्यों बुरा मान गया भाई? चलो जल्दी से, चलो भाई आ गया, यहाँ पे आ जाओ। तुम इधर चुप गया। सही जोड़े का चुनाव कीजिए। सही जोड़े का चुनाव कीजिए। आपको बेटा इसमें क्या करना है बेटा? सही जोड़े का चुनाव करवाना है। देख लो थोड़ा सा, ये खीरा है, ये क्या है बेटा? खीरा है, ये खीरा, ये है खीरा, ये क्या है? खीरा। तो बेटा खीरा की वैरायटी होती है पूषा कॉमन। मैंने क्या कहा आपसे? 50 क्वेश्चन के बहाने एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्या कवर किया आपने? पूषा कोमल किसकी वैरायटी? खीरा की। शिमला मिर्च की वैरायटी है पूषा ज्वाला। भाई देखो सही जोड़े का चुनाव करना है। देख लो बेटा, खीरा की पूषा कोमल नहीं है, पूषा ज्वाला की अगर हम बात करते हैं तो पूषा ज्वाला मिर्च की तो है, लेकिन शिमला मिर्च की नहीं है, हरी मिर्च की है। यानी कि शिमला मिर्च और मिर्च में अंतर तो आप समझते होंगे। तो अगर शिमला मिर्च हटा दिया जाए तो ये सही था, लेकिन अभी तो गलत है। ये भी गलत है, अभी खीरा की नहीं है पूषा कोमल। अब लिखा था इस्नोमाल 16 बेटा पत्ता गोभी की है, तो ये भी बेटा आपके लिए सही है। इस्नोमाल 16 गोभी की वैरायटी है, लेकिन पत्ता गोभी की नहीं है बेटा, ये फूल गोभी की है। किसकी है बेटा? फूल गोभी की। तो ये भी सही नहीं है। अगर इसमें पत्ता हटा दिया जाए, अकेला गोभी बना रहने दिया जाए या फूल गोभी करने दिया जाए तो ये सही हो जाएगा, इस्नोमाल 16। लेकिन पूषा हिमानी बेटा क्या है? मूली की वैरायटी है, ये आपका 100% सही है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चौबटिया अनुपम, भाई आपके सामने दे लिखा है चौबटिया अनुपम किसकी किस्म है? ऑप्शन नंबर ए केला, ऑप्शन नंबर बी सेब, सी है लोकार्ड और डी है बेल। तो आपको बताना है बेटा कि चौबटिया जो है वो किसकी किस्म है। चौबटिया किसकी किस्म है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, चौबटिया जो है वो सेब की किस्म। किसकी किस्म है? सेब की। ठीक है ना। चलो अब आप ये नहीं कह रहे सर इसको समझा दो, किसको? कि सर ये चारों ऑप्शन नहीं समझाया आपने। तो भाई चारों ऑप्शन में इसमें क्या समझा दो? केले की वैरायटी अगर दी होती तो मैं बता देता कि सही है या गलत है ना। और बहुत सारी वैरायटी होती है, यहाँ पे आप एक वैरायटी का नाम भी नहीं ले सकते। तो चलिए आगे। पत्ता गोभी में ब्लैक लेग रोग लगने का कारण क्या है? पत्ता गोभी में बेटा एक रोग पूछा है, ब्लैक लेग रोग, किसके कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है वायरस, ऑप्शन नंबर बी दिया है जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी दिया है नेमेटोड,
और ऑप्शन नंबर डी दिया है क्रमिक। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? क्रमिक। तो आपसे पूछा गया है पत्ता गोभी का ब्लैक रोग किससे होता है बेटा, तो मैं आपको बता दूं बेटा, पत्ता गोभी में जो ब्लैक रोग होता है वो होता है जीवाणु से। ठीक है बेटा, किससे होता है? जीवाणु से। इस बेटा होता क्या है, जो पत्ता गोभी का ब्लैक रोग है बेटा, ये याद रख लेना, कभी पूछा जाता है ब्लैक लेग रोग। कौन सा? ब्लैक लेग डिसीज बेटा, ये पत्ता गोभी का एक सीड बॉर्न डिसीज है, ये याद रख लेना। कौन सा डिसीज है? सीड बॉर्न। याद रखोगे बेटा, कौन सा डिसीज है? सीड बॉर्न। पत्ता गोभी का सीड बॉर्न डिसीज बेटा कौन सा है? ब्लैक लेग रोग। चलिए आगे चले। ब्लांचिंग की क्रिया अपनाई जाती है। देखो बेटा, ब्लांचिंग की क्रिया बेटा क्या होती है समझ लो। आप जानते हो वैसे ब्लांचिंग क्या होता है। अब ब्लांचिंग की क्रिया बेटा फलों में अपनाई जाती है, हमें पता है। भिंडी में नहीं अपनाई जाती, टमाटर में नहीं अपनाई जाती, तो ध्यान रखना ऐसे फल जो कलर छोड़ते हैं उनमें नहीं अपनाते। परवल में भी नहीं अपनाते बेटा, सब्जी है ये। कहां पे अपनाते हैं? सतावर में। किसमें अपनाते हैं? सतावर। ठीक है, चलो आगे चलो। मनी मेकर किस्म है भाई? मनी मेकर एक वैरायटी का नाम है, मनी मेकर। वो किसकी वैरायटी है? लौकी की है, प्याज की है, मिर्च की है, टमाटर की। ठीक है, आपको याद रखना है। तो अगर आपको याद होगा कल की मैंने क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था कि टमाटर जो है भाई गरीबों का सेब नहीं है, क्योंकि 160 रुपए किलो भी बिकता है जब मौका लगता है उसका। तो ये गरीबों का तो नहीं है, तो किसका बेटा? अमीरों का है। यानी कि कैसा है? मनी मेकर है। आपको मैंने कल भी बताया था, याद रखने का तरीका क्या है बेटा? मनी मेकर है। तो मनी मेकर कौन है? टमाटर। ठीक है ना, टमाटर क्या है बेटा? मनी मेकर है। ओके, तो याद रखोगे आप, मनी मेकर किसकी किस्म है? टमाटर की है। नेक्स्ट चल जाओ आगे। सिलिग्रिन नामक ग्लूकोसाइड के कारण किसकी पत्तियों में फ्लेवर पैदा होता है? सिलिग्रिन नामक ग्लूकोसाइड्स के कारण बेटा किसकी पत्तियों में फ्लेवर पैदा होता है? तो ध्यान रखना बेटा, पत्तियों की बात कर रहे हैं बेटा, तो गांठ गोभी तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें इसकी पत्तियों का उपयोग ही नहीं करना। देखो ऐसा नहीं कह रहा मैं कि हो नहीं सकता, लेकिन क्यों नहीं होगा आप जनरली समझिएगा भाई। जब पत्तियों का आपसे पूछ रहे हैं तो गांठ गोभी का कोई पत्ती वाला पार्ट हम उपयोग करते हैं क्या? नहीं करते बेटा। तो गांठ गोभी तो होगा नहीं, पत्ता गोभी होगा नहीं, सॉरी बेटा, गांठ गोभी होगा नहीं, और फूल गोभी होगा नहीं, क्योंकि फूल गोभी का कोई लेना देना नहीं है। अब जब दो फसलें हो सकती है तो पालक हो सकती है, पत्ता गोभी हो सकता है। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर पत्ता गोभी में एक अजीब सा कसैलापन होता है। जब आप उसको खाते हो तो आपको एक अलग सी दुर्गंध आती है, एक अलग सा कसैलापन आता है। ये बेटा किसके कारण होता है? सिलिग्रिन नामक ग्लूकोसाइड्स के कारण होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 12 हो गए। बोले सर बहुत अच्छा है, लाइव में पूरा टाइम लग जाता है, पूरी एक क्लास 1 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा, और यहाँ तो सर बहुत जल्दी जल्दी हुआ जा रहा है। बिल्कुल जल्दी जल्दी हुआ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बेटा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ये कहां पर स्थित है बेटा? तो आपको पता होगा बेटा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये मैंने लिख दिया। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि कभी कभार या ज्यादातर टाइम यही पूछा जाता है क्रेडा कहां पर है। तो क्रेडा जो है बेटा वो हैदराबाद में स्थित है। कहां पर है? हैदराबाद। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहां पर है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है बेटा, चलो आगे। जीरो टिलेज प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसको अच्छे से समझना है। जीरो टिलेज प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिएगा बेटा, भू परिष्करण, कोई भू परिष्करण नहीं। तो जीरो टिलेज का मतलब ही है बेटा, जीरो टिलेज मतलब टिलेज नहीं करनी, यानी कि भू परिष्करण नहीं करना। दूसरा बेटा, मृदा में उच्च कार्बन का संग्रहण। मृदा में उच्च कार्बन का संग्रहण का मतलब बेटा यह है कि मृदा में जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो मृदा में ही बनेंगे। जब आप टिलेज करते हो तो बेटा क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। तो इसका क्या है, जो मृदा में ऑर्गेनिक मटेरियल है वो वहीं के वहीं बने रहे। और तीसरा बेटा संरक्षण खेती, आपको पता है भाई जीरो टिलेज का कंसेप्ट इसीलिए आया जिससे एक तो मिनिमम टिलेज कर सके, दूसरा बेटा मृदा को
इरोजन होने से बचा सके। तो इसका क्या होगा, इसका होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जब तीनों सही हो गए तो फिर क्या होगा, चौथा भी सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे बेटा अगर चले देखो क्या है आगे, चौलाई का पौधा होता है। तो बेटा आपको ये पता होगा चौलाई का पौधा जो होता है बेटा C4 होता है। कैसा होता है बेटा, C4। चौलाई का पौधा कैसा होता है, C4। ये सीधा सीधा बेटा याद करने वाली बात है। चलो नेक्स्ट बेटा, सब्जी की नर्सरी में लगने वाला प्रमुख रोग है। आपको ये बताना है कि सब्जियों की नर्सरी में कौन सी बीमारी बेटा प्रमुख रूप से आती है। देखो बेटा, उगता यानी कि बिल्ट आता है क्या बेटा, नर्सरी में नहीं आता, आता है लेकिन प्रमुख रूप से नहीं आता। ये ज्यादातर बेटा खरीफ फसल में आता है। जड़ गलन का मतलब होता है रूट रॉट, ये भी बेटा नहीं आता। तना सड़न का मतलब होता है स्टेम रॉट, ये भी नहीं आता। चौथा बेटा डैम्पिंग ऑफ, तना गलन। तो यही बेटा सबसे ज्यादा नर्सरी में आता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। गोल्डन नेमेटोड एक कीट है, फूल गोभी का, बैगन का, आलू का या भिंडी का। ठीक है भाई, आपको बताना है गोल्डन नेमेटोड किसका कीट है बेटा। तो याद रखोगे बेटा, जो गोल्डन नेमेटोड है वो आलू का एक कीट है बेटा, और ये जनरली जड़ों में रहता है। आलू की कहां पर रहता है, जड़ों में पाए जाने वाला कीट है, यानी कि जड़ भाग को हानि पहुंचाता है गोल्डन नेमेटोड। ये जो नेमेटोड है वो कहां पर पाया जाता है, जड़ क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। फ्रॉग आई निम्न में से किसका कायिक विकार है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसका है भाई, फ्रॉग आई किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये आपको बताना है बेटा। फ्रॉग आई किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो देखो बेटा, मैं पहले तो आपको ये बता देता हूं फ्रॉग आई होता क्या है। फ्रॉग आई बेटा क्या होता है, जो लीव्स होती है, ये दिख रही है लीव्स बनी हुई, ये अपन एग्रीकल्चर वाले हैं भाई, ये लीव्स दिख रही है बनी हुई। ये जो लीव्स है बेटा, इस लीव्स पर होता क्या है भाई, इस लीव्स पर बेटा ये होलो स्पेस बन जाते हैं। कैसे स्पेस बन जाते हैं, होलो स्पेस। कैसे कलर के होते हैं भाई, ये येलो कलर के होते हैं। कैसे कलर के होते हैं, येलो कलर के, मतलब येलो कलर के होलो स्पेस बन जाते हैं। ये दाग बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, फ्रॉग की आई की तरह, मतलब मेढक की आंख की तरह। तो ये जो फ्रॉग आई बनते हैं बेटा, ये कहां बनते हैं, मिर्च में बनते हैं। याद रखिए कहां पे बनते हैं बेटा, मिर्च में बनते हैं। चलिए आगे, मिर्च की बहुवर्षीय फसल लेने हेतु किस किस्म को बोना चाहिए। मिर्च की बहुवर्षीय यानी कि बेटा एक बार मिर्च बो दो, बराबर आप कभी भी लेते रहो बेटा। तो पूषा ज्वाला एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन पूषा सदाबहार है, तीसरा बेटा अर्का बसंत है और चौथा अर्का गौरव है। तो याद रखेंगे बेटा, पूषा ज्वाला भी पूछ लेते कभी कभी एग्जाम में बेटा, मिर्च की तीखी किस्म है पूषा ज्वाला, नाम से समझ में आ रहा है ज्वाला है भाई। तो यहाँ पे बेटा बहुवर्षीय मतलब बहुत लंबे समय तक चले बेटा, और सदाबहार का मतलब क्या होता है, जो सदाबहार देती रहे, हमेशा चलती रहे। तो पूषा मिर्च की बहुवर्षीय किस्म बेटा कौन सी है, पूषा सदाबहार। ठीक है भाई, चलो समय की बर्बादी ना करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। गुलाबी होना कायिक विकार है बेटा, गुलाबी होना किसका कायिक विकार है, गाजर का, पत्ता गोभी का, फूल गोभी का या गांठ गोभी का। ठीक है बेटा, तो गुलाबी होना बेटा फूल गोभी का एक कायिक विकार है बेटा। इसमें क्या होता है, जो फूल होता है बेटा, ऐसा कुछ होता है बेटा, ये जो फूल होता है बेटा,
ये फूल पर बेटा क्या होते हैं, आपने देखा होगा बेटा यहाँ पर गुलाबी गुलाबी कलर के स्पॉट बन जाते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में, कभी आप सब्जी मंडी से सब्जी लेने गए हैं तो गुलाबी का बेटा जो गोभी का फूल होता है उस पर बेटा यहाँ पर क्या होता है, स्पॉट बन जाते हैं गुलाबी रंग के। बेटा इसे क्या कहते हैं, गुलाबी होना। ये क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। पौधे को गिरने से बचाने के लिए वायु अवरोधक का प्रयोग करना चाहिए। आपको पता है बेटा विंड ब्रेक जो होते हैं, मतलब किसी फल बगीचे में बेटा आसपास हवा के प्रभाव से बचने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, क्या करते थे बेटा, हवा के प्रभाव से बचने के लिए कुछ पेड़ लगा देते हैं जिससे हमारे बगीचे में हवा का प्रभाव जो बेटा रुक जाए या हवा का प्रभाव कम हो। तो इससे बचने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, कुछ पौधों का उपयोग करते हैं, कुछ वृक्षों का उपयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं वायु अवरोधक वृक्ष कहते हैं। तो बेटा कहां पर करना चाहिए, तो बेटा याद रखना चाहिए ये होती है नॉर्थ डायरेक्शन, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट डायरेक्शन और ये होती है वेस्ट डायरेक्शन। तो बेटा याद रखेंगे सबसे ज्यादा तेज हवा बेटा इस दिशा से चलती है। मतलब कौन सा बेटा, नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ या वेस्ट को बेटा क्या कहेंगे, उत्तर और पश्चिम। ठीक है भाई, चलो आगे। निम्न में से कौन सा फल एक बीजपत्री है बेटा, मोनोकोट है। कैसा पूछा बेटा, निम्न में से कौन सा मोनोकोट है, तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए बेटा, और जितने भी ऑप्शन आपके सामने दिए गए वो सभी ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज सही। ठीक है भाई, चलो। सर्रा रोग का उद्भवन काल कितना होता है, तो सर्रा रोग का जो उद्भवन काल होता है बेटा वो होता है 5 से लेकर 30 दिन। सर्रा रोग का उद्भवन काल क्या होता है, 5 से लेकर 30 दिन तक बेटा सर्रा रोग का उद्भवन काल हो सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा सर्रा रोग बेटा एक क्वेश्चन सर्रा रोग से और पूछा जाता है बेटा, याद रखना आप। कभी कभार बेटा ये पूछ लिया जाता है कि सर्रा रोग सबसे ज्यादा हानि किसमें पहुंचाता है, तो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है बेटा ये ऊंट में और घोड़ों में। सबसे ज्यादा हानि ऊंट में और घोड़ों में पहुंचाता है। उसके अलावा बेटा कुत्ते में भी हानि पहुंचा सकता है। हानि गाय भैंस में ही पहुंचाता है, लेकिन गाय भैंस का ये नॉर्मल डिजीज है, इससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान हमें देखने को नहीं मिलता है, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल डिजीज है। एक पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन एवं नए पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। भाई बता दो, आपसे ये पूछा गया है कि ऐसा प्लांट डिसीज बताइएगा, ऐसा प्लांट हार्मोन बताइएगा बेटा जो क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है और नए पौधों की वृद्धि भी करता है या वृद्धि में भी सहायक होता है। तो ध्यान रखना बेटा ये दोनों काम करने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन है बेटा, जिब्रेलिन। ठीक है बेटा, ये याद रखोगे। जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है बेटा, प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ाता है और कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जुगाली करने वाले पशु के कुल आहार का कितने % ऊर्जा मीथेन उत्पादन करने में नष्ट हो जाती है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं वो अपने भोजन को पचाने के लिए जुगाली करते हैं और जुगाली के फलस्वरूप मीथेन गैस का निर्माण होता है। तो आपसे पूछा यह गया है कि कितने % एनर्जी, जितनी उनके पास एनर्जी होती है उसका कितने % एनर्जी वो मीथेन को उत्पादन करने में लगा देते हैं बेटा, तो 4 से लेकर 12% तक एनर्जी को मीथेन उत्पादन में लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा पशुपालन का क्वेश्चन आया तो आप कभी ये नहीं समझना सर पशुपालन कैसे आ गया। आप तो एग्रीकल्चर करवा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए पशुपालन भी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की पशुपालन भी। पशुपालन अलग से कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है पशुपालन। आगे देखो बेटा, खराब साइलेज में किस अम्ल की अधिकता से किस अम्ल की अधिकता होती है बेटा, खराब जो साइलेज होती है उसमें किस अम्ल की अधिकता होती है बेटा, तो जनरली बेटा आप याद रख लेना ब्यूटारिक एसिड या ब्यूटारिक अम्ल की अधिकता होती है खराब साइलेज में, या हम दूसरी भाषा में बात करें कि साइलेज ब्यूटारिक एसिड की अधिकता से खराब हो जाती है। ठीक है बेटा, चलो। खिल्लारी किसकी नस्ल है, अब ये तो आपको पता होगा भाई खिल्लारी किसकी नस्ल है बेटा, गाय की नस्ल है। खिल्लारी किसकी नस्ल है बेटा, गाय की एक नस्ल है, इसको तो याद ही रख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, भाई ये तो बात बिल गई।
प्रोटीन किसमें सर्वाधिक पाई जाती है? दिया है मांस, बेटा मांस में भी प्रोटीन होती है। दिया है अंडा, अंडा में भी होती है। आप ये भी नहीं कह सकते सर दूध में प्रोटीन नहीं होती, और साइलेज में भी होती है बेटा। लेकिन अब भाई ये तो कहा नहीं कि मनुष्य के खाने में, तो हम बेटा इसको साइलेज को हटा भी देते हैं। उन्होंने तो ये कहा प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें, तो हम साइलेज को हटा भी नहीं सकते। अगर कहीं वो ये कहते हैं कि मनुष्य के भोजन में सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होती है, तो बेटा हम साइलेज को हटा देते कि उसको जानवर को खिलाते हैं, मनुष्य नहीं खाते। लेकिन चूंकि बेटा ऐसा कहीं कहा नहीं गया है, तो हम सबसे पहले पहुंचते हैं मांस में बेटा, और मांस में बेटा अगर पहुंचे तो मांस में होती है 26% प्रोटीन। कितनी परसेंट होती है बेटा? 26%। अगर बात करें बेटा अंडा की, तो अंडा में होती है 13%, दूध में होती है बेटा 3.5%। कितनी होती है बेटा? 3.5%। और साइलेज में होती है 7 से लेकर 8%। मतलब भाई कहने का ये है कि दूध से ज्यादा तो साइलेज में होती है। दूध से ज्यादा प्रोटीन किसमें होती है? साइलेज में। लेकिन ध्यान रखना बेटा, अगर कभी पूछे मनुष्य के खाने में, तो आप ये नहीं लगा देना कि साइलेज होती है ना, कि साइलेज मनुष्य को नहीं खिला देना कि धोखे से बोले रख लो, बोले मैंने तो अचार बना के रखा है साइलेज का, ज्वार बाजरा रखा हुआ तो अचार बना लिया, अब आप खा लीजिए। तो ऐसा नहीं करना बेटा। तो सबसे ज्यादा बेटा किसमें हो गई? मांस में। अब यहां पर बेटा एक चीज और समझ लीजिएगा, हो सकता था यहां मांस न देते हुए बेटा पनीर दिया होता। क्या दिया होता? पनीर। कारण बेटा ये है कि मान लो किसी ऐसे व्यक्ति ने पेपर बनाया होता जो शुद्ध शाकाहारी है, तो वो कहता मांस मांस छोड़ो, नहीं तो लोगों को लत लग जाएगी कि मांस में ज्यादा प्रोटीन होती है तो मांस खाने लगेंगे। तो वो क्या करता? पनीर ऑप्शन में दे देता। और क्या कहता बेटा? वो कहता है कि पनीर में कितनी प्रोटीन होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप, पनीर में होती है 20 से लेकर 25% प्रोटीन। ठीक है बेटा? तो पनीर भी कोई कम नहीं है भाई, पनीर भी कोई कम नहीं है। मांस में होती है 26%, पनीर में होती है 20 से 25%। पनीर बेटा होता है 200 रुपए केजी, और मांस का बेटा मुझे पता नहीं। अब बेटा क्या होता है, तो हम चाहें तो इसको एज अ ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन अपना अपना टेस्ट है तो कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन किसी एक सज्जन ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मतलब आप मांस खाओगे तो बेटा समझ लीजिएगा गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कि कुछ भी खाओ आपकी इच्छा है, ऐसा नहीं कि बोलो सबने प्रेशर किया था इसलिए हमने बंद कर दिया। केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहां पर स्थित है बेटा? देखिएगा, केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला बेटा सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है बेटा वो वाराणसी में है। कहां पर है बेटा? वाराणसी। नेक्स्ट चलते हैं, हेटेरोस्टाइल पुष्प पाए जाते हैं। हेटेरोस्टाइल बेटा क्या होते हैं? देखो बेटा कुछ जो फूल होते हैं बेटा एंड्रोशियम, इसके बेटा आपको थोड़ा सा राइटिंग बेटा मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन आप समझते चलना बेटा। किसी का स्टाइल बेटा इतना बड़ा है, फीमेल पार्ट होता है बेटा ये फ्लावर में, आपको पता होगा। किसी का स्टाइल जो है बेटा वो छोटा है। स्टाइल कैसा है बेटा? छोटा है। मतलब बेटा एक ही पौधे पर स्टाइल की लंबाई, यानी कि बेटा जो फीमेल पार्ट होगा उसकी लंबाई बेटा कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, उसे हम कहते हैं हेटेरोस्टाइल। हेटेरोस्टाइल का मतलब बेटा स्टाइल, जो पुष्प का स्टाइल बेटा जो है वो छोटा बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? हेटेरोस्टाइल। तो आप याद रखना बेटा, किसका हेटेरोस्टाइल बेटा? बैगन में बेटा क्या होता है? हेटेरोस्टाइल की समस्या होती है। मतलब बेटा कहने का मतलब ये है कि बैगन में अलग अलग तरह के पुष्प, यानी कि पुष्पों पर बेटा स्टाइल्स जो होते हैं उनकी आकार छोटा और बड़ा भी हो सकता है। एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों पर जो स्टाइल होता है वो बेटा अलग हो सकता है, इसलिए हम इसको लेके चलते हैं बैगन। ऑप्शन क्या होगा आपका? बैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, ग्रो आउट टेस्ट द्वारा बीज की जांच होती है। ग्रो आउट टेस्ट के द्वारा किसकी जांच होती है बेटा? ध्यान रखना बेटा, सीड की जीवन क्षमता करते हैं सीड वायबिलिटी के द्वारा चेक। सीड वायबिलिटी के द्वारा चेक।
अनुवांशिक शुद्धता जेनेटिक प्योरिटी बेटा करते हैं बेटा स्लॉट के द्वारा, स्लॉट या लॉट के द्वारा, मतलब नंबर ऑफ सीड ले लेते हैं, उसमें ये देखते हैं कितने शुद्ध हैं। वजन का मापन बेटा टेस्ट करना, वेट टेस्ट करना बेटा, और भौतिक शुद्धता मतलब फिजिकल प्योरिटी। तो आपसे पूछा बेटा ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए करते हैं, ठीक है बेटा। तो ग्रो आउट टेस्ट बेटा किसके लिए करते हैं बेटा, अनुवांशिक शुद्धता के लिए करते हैं, ठीक है बेटा। ये किसके लिए करते हैं, जीवन क्षमता में पाइबिलिटी बोलते हैं या टेट्राजोनियम टेस्ट बोलते हैं। सीड की वजन का मापन बेटा कोई मतलब नहीं है बेटा, ये सीड टेस्ट या टेस्ट वेट से करते हैं बेटा। भौतिक शुद्धता बेटा फिजिकल प्योरिटी में क्या करते हैं, लॉट ले लेते हैं, लॉट में ये देख लेते हैं कितने परसेंट शुद्ध बीज है। लेकिन बेटा आंतरिक शुद्धता या जेनेटिक प्योरिटी देखने के लिए बेटा ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है, ग्रो आउट टेस्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, रेड कॉर्निश मुर्गी की उत्पत्ति हुआ है बेटा। कॉर्निश, ये कॉर्निश बेटा किसकी नस्ल है, मुर्गी की। ज्यादातर बेटा आपको कॉर्निश लिखा हुआ दिख जाएगा, क्या लिखा हुआ दिख जाएगा, कॉर्निश। रेड लिखा है तो भी बेटा ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि कॉर्निश की त्वचा कैसी होती है, तो लाल रंग की होती है, इसलिए इसका नाम रेड कॉर्निश है। तो रेड कॉर्निश बेटा कहां पर है, अमेरिका की नस्ल है, इटली की है, इंग्लैंड की है या बेटा भारत की है। तो याद रखें बेटा, देखो नाम से समझ में आ रहा है कॉर्निश, रेड कॉर्निश अंग्रेजी नाम है, तो हमारे यहाँ की तो है नहीं बेटा, तो कहां की है, अंग्रेज की है, इंग्लैंड की है। कहां की है, इंग्लैंड की, ठीक है। चलो, भारत में मुर्गी पालन को सर्वाधिक प्रभावित करता है, भारत में मुर्गी पालन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। देखो बेटा अतिसार, न्यूकैसल, खूनी पेचिश या माइट। आपको पूछा गया है सबसे ज्यादा प्रभावित भारत में क्या करता है मुर्गी पालन को बेटा, तो ध्यान रखेंगे न्यूकैसल्स, और न्यूकैसल्स को बेटा हिंदी में रानी खेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रानी खेत। तो सबसे ज्यादा बेटा हमारे जो मुर्गी पालन को प्रभावित करने वाला बीमारी है बेटा वो है रानी खेत या न्यूकैसल्स। ये बेटा हमारे देश में उत्तर प्रदेश के रानी खेत नामक जगह पर देखी गई थी बेटा। उसी समय पर इंग्लैंड में न्यूकैसल्स नामक स्थान पर देखी बेटा, इसके लिए इसका नाम में विवाद है। भारतीय तो कहते हैं रानी खेत है, विदेशी कहते हैं न्यूकैसल्स है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, न्यूकैसल्स भी मान लेते हैं और रानी खेत भी मान लेते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चुरूट तंबाकू में निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। थोड़ा सा भाई अजीब लग रहा होगा, चुरूट तंबाकू क्या होता है भाई। तो चुरूट तंबाकू बेटा कुछ नहीं होता, ऐसी तंबाकू जिसका उपयोग सिगार के रूप में कर रहे हैं या सिगार को ही बेटा चुरूट कहा जाता है। तो ऐसी तंबाकू जिसका उपयोग सिगार में कर रहे हैं बेटा, उसमें कितने परसेंट निकोटीन की मात्रा होती है बेटा। तो ध्यान रखिएगा बेटा 3 से 4% निकोटीन चाहिए होती है, किसमें बेटा, सिगार में और सिगरेट। सिगार और सिगरेट दोनों में 3 से 4% बेटा निकोटीन की मात्रा होनी चाहिए। जिस तंबाकू से हम सिगार या सिगरेट बनाने वाले हैं उसमें 3 से 4% मात्रा होनी चाहिए। बायोडायनेमिक खेती का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था बेटा, देख लो, बायोडायनेमिक खेती का सिद्धांत बेटा रूडोल्फ स्टेनर ने किया था। और कब किया था बेटा, ये भी याद रख लेना, 1924 में। कब किया था बेटा, 1924 में। क्या था ये मेरे बायोडायनेमिक बेटा एक तरीके की बायोडायनेमिक की जो खेती थी वो एक तरीके की ऑर्गेनिक खेती थी। कौन सी खेती थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग थी एक तरीके की। लेकिन था क्या बेटा इसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेटा ये कहते हैं कि खेत में पाए जाने वाले खरपतवारों का हम केमिकल के द्वारा कंट्रोल नहीं करेंगे। केमिकल के अलावा कल्चरल मेथड, मैकेनिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, इन सारी विधियों से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन भाई ये रूडोल्फ स्टेनर जी आए, उन्होंने कहा यार तुम तो उल्लू बना रहे हो, कंट्रोल कर भी रहे हो और बोल रहे कंट्रोल नहीं करेंगे।
तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, बायोडायनेमिक खेती करते हैं, मतलब हम किसी भी तरीके से किसी खरपतवार को नहीं मारेंगे, किसी भी तरीके से किसी इंसेक्ट को नहीं मारेंगे, जो जहां है उसको रहने दो। ये बेटा बुद्ध जी थे हमारे यहाँ, गौतम बुद्ध जी थे, उनसे प्रेरित हुए और उन्होंने ये कहा, इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं अपन किसी को मारेंगे नहीं, जो जहां है उसे रहने दीजिए। इसे हम कहते हैं बायोडायनेमिक फार्मिंग। ये एक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कुछ और कंट्रोल करके बनाया गया एक सिस्टम है। और बेटा ये कैसा सिस्टम है, ये मानसिक सिस्टम है, मतलब ये इसका ऐसा कुछ नहीं है कि इससे ये फायदा होगा, बस इससे इकोलॉजिकल का फायदा होता है, इकोलॉजी का फायदा होता है। और ये इनकी खुद की मानसिक उत्पत्ति थी, इनको ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार के जीव को न मारें। चलो भाई आगे चलो। लेथाइरस में कौन सा हानिकारक तत्व होता है, लेथाइरस, तो बेटा ध्यान रखेंगे, लेथाइरस जो होता है बेटा उसमें कौन सा हानिकारक तत्व होता है, बेटा आपसे पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे न्यूरोटॉक्सिन होता है। क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन। और अब आप कहोगे सर लेथाइरस क्या होता है, तो लेथाइरस बेटा हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। लेथाइरस क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है, ये तो बेटा क्लियर हो गया। अब लेथाइरस होता क्या है, लेथाइरस होता है बेटा, लेथाइरस को ग्रास पी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, GRASS, ग्रास पी। आपने देखा होगा बेटा मटर के खेत में एक बैंगनी कलर के फ्लावर वाला एक मटर जैसा ही होता है, जिसमें छोटा छोटा मटर होता है। स्वीट पी सुना है आपने बेटा, स्वीट पी की तरह ही होता है बेटा लेथाइरस, इसे ग्रास पी कहा जाता है। तो बेटा इसमें न्यूरोटॉक्सिन नामक रसायन पाया जाता है। आप उसको खाओगे भाई, मैं तो बचपन में खेत पे जाता था तो बहुत खाता था उसको तोड़ तोड़ के। छोटी सी फली आती है बेटा लेथाइरस की, आप पढ़े लिखो इंटरनेट पे सर्च करने लेथाइरस डालोगे तो आ जाएगी फली। उस फली को मैं तो बहुत खाता था। ये कह रहे हैं न्यूरोटॉक्सिन होता है, और न्यूरोटॉक्सिन का मतलब आप समझते हो बेटा, न्यूरोटॉक्सिन ऐसा जहर है जो पागल कर देगा आपको। लेकिन मैं तो कहीं पागल नहीं हुआ, या हो सकता है आप भी कहो सर मैंने भी सर खाया मैं भी पागल नहीं हुआ, तो याद रखेंगे बेटा लेथाइरस में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। लेकिन बेटा कब पाया जाता है ये सुन लो बेटा, एक तो ड्राई सीड में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बेटा, ड्राई सीड में पाया जाता है, और दूसरा सीडलिंग में पाया जाता है। ठीक है बेटा, मतलब एक तो पौध में पाया जाता है और दूसरा सूखे बीजों में पाया जाता है, बाकी हरे बीजों में नहीं पाया जाता। चलो आगे भाई, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है मतलब सही जोड़ी कौन सी नहीं है, बंडल क्रॉप, आश्चर्यजनक पेड़, वंडर ट्री बेटा भाई चमत्कारी है नीम, बहुत सारे गुण है इसमें, गुणों की खान है ये, तो कुछ भी कर लो इससे। नीम के तेल से लेकर, नीम का ऑयल से लेकर, नीम से बेटा आप कुछ ही बना सकते हो, इंसेक्टिसाइड बना दो, आप पेस्टिसाइड बना दो। बेवरेज प्लांट, बेवरेज प्लांट बेटा क्या है, चाय है, आपको पता है बेटा बेवरेज की रानी कही जाती है चाय, तो ये तो है ही है। तीसरा बेटा प्लांटेशन फसल। अब प्लांटेशन फसल बेटा क्या होती है, प्लांटेशन फसल बेटा चाय होती है, कॉफी होती है बेटा, कहवा होता है बेटा, लेकिन बेटा चावल नहीं होता। तो ये गलत ऑप्शन है, लेकिन यही सही ऑप्शन है। मतलब आपसे यही तो कहा था कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ये जोड़ी सही नहीं है, तो ये सही ऑप्शन है। और तीसरा बेटा गोल्डन फाइबर, जूट का धागा, कल ही हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, गोल्डन फाइबर क्या है, जूट का धागा। चलिए बेटा देखो बहुत सारे 38 क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन और बचे हैं। चलो बेटा, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ले फार्मिंग, आपको पता है चारा बनाना, यानी कि चारे वाली फसलों को उगाना, ले फार्मिंग कहते हैं, सही है बेटा। जैविक तेल बेटा जैट्रोबा से मिलता है, ये भी सही है। गरीबों का घी बेटा सरसों, ये पता नहीं बेटा, और सफेद सोना कपास, ये मैंने आपको बताया था, सही है। तो यही बेटा गलत है, गरीबों का घी सरसों नहीं होता, तो क्या होता है, गरीबों का घी होता है तिल का तेल। कौन सा बेटा, तिल का तेल। और तिल का तेल जो होता है बेटा उसे गरीबों का घी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, गरीबों का घी किसे कहा जाता है, तिल का तेल को कहा जाता है। चलो, हरी खाद, आलू, गन्ना, पैडी की फसल चक्र सघनता कितनी, तो क्या होती है फसल चक्र सघनता बेटा, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ क्रॉप्स अपॉन ईयर, ईयर ऑफ
रोटेशन, ठीक है बेटा। अब देखिएगा बेटा, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है मेरी, है ना, आप समझ लिया करें क्या लिखना चाह रहा हूं बेटा। CRI इजकल टू क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ क्रॉप। देखिएगा बेटा, एक तो पैडी हो गई, दूसरी गन्ना हो गई, तीसरी आलू हो गई, अब चौथी बेटा हरी खाद हुई कि नहीं हुई, पहले तो ये बता दो। तो बेटा आपको पता होगा हरी खाद को एज अ क्रॉप नहीं लेते, पड़ती को एज अ क्रॉप नहीं में लेते, और मिक्स्ड फार्मिंग को केवल एक ही फार्मिंग मानते हैं। मतलब नंबर ऑफ क्रॉप हो गई 3 और बेटा ईयर हो गए 2, ठीक है बेटा, इनटू कर दो 100 का। बेटा ये फॉर्मूले में होता है, परसेंटेज में निकाली जाती है CRI। तो 100 का बेटा आप गुणा करोगे बेटा कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। CRI बेटा कितनी होगी, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी होगी, 150%। यानी कि सही आंसर बेटा कौन सा होगा आपका, 150%। कौन सा होगा बेटा, 150%, ठीक है। चलो, अर्का केशर किसकी किस्म है, अर्का केशर। ऑप्शन नंबर बेटा आपके सामने, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे बेटा, तो ऑप्शन देख लो बेटा, ए गाजर, बी आम, सी ग्लैडियोलस और डी पपीता। अर्का केसर किसकी किस्म है भाई, तो याद रखेंगे अर्का केसर जो है बेटा ग्लैडियोलस की किस्म है। किसकी किस्म है, ग्लैडियोलस की, ग्लैडियोलस की किस्म है भाई। चलो आ जाओ, गिरनार एक किस्म है। ऑप्शन नंबर ए तिल, ऑप्शन नंबर बी सरसों, ऑप्शन नंबर सी है मूंगफली और ऑप्शन नंबर डी है सोयाबीन। तो आपको बताना है बेटा कि गिरनार किसकी किस्म है बेटा, तो याद रखेंगे बेटा गिरनार जो है बेटा वो मूंगफली की एक किस्म है। क्या किस्म है, मूंगफली की। चलो आगे, रेसिनस कम्युनिस निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम है, तो भाई ये तो सभी जानते होंगे। रेसिनस कम्युनिस जो है बेटा वो नाम है बेटा, कहां गया भाई, कहां चला जाता है, आजा। हाँ बेटा, रेसिनस कम्युनिस बेटा अरंडी का नाम है, आपको पता होगा बेटा ये, तो याद रखना सीधा सीधा। अब ये भी पता नहीं होगा तो एग्रीकल्चर में आने का कोई मतलब ही नहीं। भैया आप नए हो, 11th 12th के स्टूडेंट हो, समझ में आता है, लेकिन आप ग्रेजुएट हो या आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, आरईओ कर रहे हैं, एससीडीओ कर रहे हैं या किसी प्री पीसी एग्जाम के लिए कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि रेसिनस कम्युनिस अरंडी का होता है बेटा, तो आपका नाम ही मालिक है। चने की फसल का मुख्य कीट बेटा कौन सा है, तो बेटा आपको ये पता होगा बेटा, जितने भी बेटा चने की फसल बेटा दलहनी है और जितने बेटा लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है उनका सभी का बेटा फली वेदक होता है, फली छेदक होता है, ठीक है बेटा। आगे देख लो, मूंगफली की खड़ी खेती में किस शाकनाशी का प्रयोग करना चाहिए, मूंगफली की खड़ी खेती में किस शाकनाशी का प्रयोग करना चाहिए बेटा, तो ऑप्शन आपके सामने बेटा फ्लूक्लोरिन, ग्लाइफोसेट, इमेजाथाइपर और सिमाजीन। तो बेटा जनरली मैं बता दूं, मूंगफली की जो खड़ी फसल होती है बेटा उसमें हम प्रयोग करते हैं इमेजाथाइपर का। किसका प्रयोग करते हैं, इमेजाथाइपर का, क्योंकि बेटा फ्लूक्लोरिन कल हमने बताया था ये बेटा क्या है, खड़ी फसल में प्रयोग नहीं करते इसका। ग्लाइफोसेट का बेटा प्रयोग हमने बताया था खड़ी फसल में नहीं करते। सिमाजीन और एट्राजीन का प्रयोग बेटा हमने कहा था आपको बाजरा में करते हैं, ज्वार में करते हैं, मक्का में करते हैं। तो इसमें बेटा क्या हो गया, इमेजाथाइपर सही ऑप्शन हो गया। चलो आगे भाई, पेंटेड बग किस फसल का कीट है बेटा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है पेंटेड बग। और पेंटेड बग जो है बेटा सरसों का है, डायरेक्टली याद रख लेना, क्योंकि ये सरसों अकेले में आता है बेटा और किसी में आता नहीं इन क्रॉपों में। नेक्स्ट आ जाओ, गाइडल बीटल किस फसल का कीट है बेटा, तो याद रखिए बेटा गाइडल बीटल बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन का प्रमुख कीट है गाइडल बीटल, इसे चक्रभ्रमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा और थोड़ा सा आगे चलो, अरहर की ICPH8 कहां से विकसित की गई है बेटा, तो याद रखेंगे बेटा अरहर की जो ICPH8 है बेटा, अरहर की कौन सी वैरायटी है, ICPH8 बेटा, ये बेटा ध्यान रखेंगे बेटा ये हैदराबाद से विकसित की गई बेटा, और ये किसी भी पल्स की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी थी, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी बेटा, किसी भी पल्स की फर्स्ट हाइब्रिड, मतलब पल्स की पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी,
ICPH8 और ये कहां से विकसित की गई थी बेटा? हैदराबाद से विकसित की गई थी। आगे आ जाओ, भारतीय सरसों में गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं बेटा? इंडियन राई या इंडियन मस्टर्ड में गुणसूत्रों की संख्या यानी कि क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं बेटा? जब आपसे ये पूछा जाए तो ऑप्शन सही होगा 36। कितना होगा बेटा? 36। और कितना होगा बेटा? 49 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन और देख लो आज का। धान में ब्यूटाक्लोर का प्रयोग खरपतवार की किस अवस्था पर किया जाता है बेटा? तो याद रखेंगे जो ब्यूटाक्लोर है बेटा, एलाक्लोर और ब्यूटाक्लोर बेटा दोनों का उपयोग 2 से 3 पत्ती की अवस्था पर करना चाहिए। मतलब जब धान के खेत में खरपतवार में 2 से 3 पत्तियां आ जाए तो इसका प्रयोग कर देना चाहिए बेटा। इसे हम प्री प्लांटिंग हर्बिसाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद बेटा, ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।